17 मार्च 2024 को शासकीय NES महाविद्यालय जसपुर में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। काम करते हैं जो गुरु के दायित्व के साथ गुरुतर दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। क्लास के अंदर जब हम अपने विषय को पढ़ा रहे होते हैं, उन विषयों के साथ साथ बच्चों को संस्कारों की भी शिक्षा दे रहे होते हैं और बच्चे के जीवन भर आपका प्रभाव उस बच्चे में दिखाई देता है। जब वो समाज में अगर वो नेता बनता है, यदि समाज में वो IAS अफसर बनता है या समाज के किसी भी क्षेत्र में वो जाता है, तो उसके गुरु का प्रभाव उसके अंदर जरूर, और ऐसी इच्छा बच्चों के अंदर अपने देने वाले ऐसे सभी शिक्षकों शिक्षकीय दायित्वों का तो निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी शिक्षक हैं जो शिक्षक प्राचार्य और उसके अतिरिक्त भी अपनी समाज में विशेष छवि बनाए हैं अपने कार्यों के लिए। ऐसे शिक्षकों का चयन आज द्रोणाचार्य पुरस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। आज यहाँ पर चौथे ग्रुप के द्वारा यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है जशपुर जिले के उत्कृष्ट शिक्षकों को। मैं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मेरे बड़े भाई और मेरे सर आदरणीय श्री विजय रक्षित जी को प्रणाम करते हुए, साथ ही यहाँ पर उपस्थित जो चौथे ग्रुप से आए हुए हैं श्री यादव जी थॉमस जी और उनके अन्य सहयोगीगण, उनका भी जशपुर जिले में हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो कि वे यहाँ पर आए हैं और यहाँ के शिक्षकों को प्रेरणा से यहाँ पर आकर उनका उत्साहवर्धन के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर वो आए हैं। और निश्चित रूप से जब हम बिलासपुर की ओर जाते हैं और स्टेशन के पास से गुजरते हुए शहर के किसी भी चौक चौराहे पर जाते हैं, तो हमको चौक से आप की जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हैं वो हमको दिखाई देती हैं। और निश्चित रूप से काफ़ी ट्रेन में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है अप डाउन करते हैं चांपा जानकीर तक से। बहुत सारे शिक्षकों से, बहुत सारे स्टूडेंट से मुलाकात भी होती है उस रास्ते पर। मैं आज इस उद्बोधन की शुरुआत एक पंक्ति से कर रहा हूँ। होंगे कोई और जो बैठे दूर किनारों पर, होंगे कोई और जो बैठे दूर किनारों पर, मैं तो बोर लगाया करता मझधारों से। यहाँ पर बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से उन्होंने धारा प्रवाह के साथ में न बहते हुए, धारा के विपरीत बहते हुए कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके कारण वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। पुराने समय में और आज के समय की शिक्षा व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया है। आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले स्टूडेंट जो था 5 किलोमीटर तो हम लोग भी पढ़े, मतलब गए हैं पढ़ने के लिए पैदल, और हमारे पिताजी जो थे वो 15 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाया करते थे। वर्तमान समय में शिक्षा आपके द्वार पर पहुंच गई है। ऐसी स्थिति हो गई है कि ऐसा लगता है कि हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक बाध्य हो रहे हैं। ये बहुत विचित्र स्थिति है। पहले शिक्षक के पास में स्टूडेंट जाया करते थे, उनकी अनुनय विनय किया करते थे, उनकी सेवा किया करते थे, उनका सत्कार किया करते थे, और भी बहुत सारे काम और ऐसे दुरूह काम किया करते थे, और उसके बाद जाकर के शिक्षा उनको प्राप्त होती थी। उसका असर भी आजकल देखने को मिलता है। असर देखने को ये मिलता है, ओल्ड 11वीं किए हुए जो स्टूडेंट हैं, मतलब अगर मैं सही कहूँगा, या पुराने लोग जो रिटायरमेंट की कगार पे हैं, जिन्होंने आज से 35 साल 40 साल पहले गणित सीखी थी, 35 साल 40 साल पहले जिन्होंने अंग्रेजी सीखी थी,
35 साल 40 साल पहले जिन्होंने संस्कृत पढ़ा था, 35 साल 40 साल पहले जिन्होंने हिंदी पढ़ा था, उनका नॉलेज और आज वो उनका 11वीं का नॉलेज और आज के स्टूडेंट का कॉलेज का नॉलेज मैं समझता हूँ बराबर है। इसके पीछे कारण यह है कि हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, हम लोग गाइड के भरोसे पे आ गए, पुस्तक हम नहीं पढ़ते, बल्कि हम 20 क्वेश्चन पढ़ के हम परसेंटेज लाने पे विश्वास रखते हैं और हमारा परसेंटेज अच्छा आ जाता है। पहले 11वीं बोर्ड में अगर किसी का मेरिट लिस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट होता था वो 70 to 75% में वो मेरिट लिस्ट की पहले पायदान पे आता था। आज का स्टूडेंट 99.9% लेकर के मेरिट लिस्ट के पहले पायदान पे आ रहा है और उसकी संख्या भी 4 या 5 है, 99.9% लाने वाला। और अगर आप उनसे जो है कुछ क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं तो उसका जवाब आपको नहीं मिलता। इसका मतलब हम जो है, और वो ऐसे लड़के जो मेरिट में आए हैं, वो लड़के जब आगे बढ़ते हैं और जब कंपटीशन में आते हैं तो ना तो वो पीएससी क्लियर कर पाते हैं, ना ही वो किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। वहीं पर जो लड़का 70% और 80% के बीच में है, वो लड़का पीएससी भी क्लियर करता है, आईएएस भी क्लियर करता है और आईआईटी भी क्लियर करता है। तो यहाँ पर दो शिक्षक है, यह बहुत ज्यादा अंतर मनन की स्थिति है। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है और चिंतन करने की आवश्यकता सिर्फ शिक्षकों को ही नहीं है, बच्चों की ही नहीं है, प्रशासन की भी है। और जो शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था है उसमें भी काफी सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सिर्फ 10वीं या 12वीं पास नहीं कर रहे, या 10वीं या 12वीं की परीक्षा के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपको भविष्य के लिए नागरिक तैयार करना है, जो कि आने वाले समय में भारत को, छत्तीसगढ़ को, जशपुर को एक नई दिशा दिखाएगा। मुझको एक अभी बीच में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में एक प्रिंसिपल को खड़ा करके पूछा गया कि आपका रिजल्ट इतना कम क्यों है। तो उस प्रिंसिपल ने जवाब दिया था कि सर ये हमारा वास्तविक रिजल्ट है। और वो शिक्षिका यहाँ बैठी हुई है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। ऐसे प्राचार्यों की जरूरत है, ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो खड़े होकर के अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। यहाँ पर जितने भी शिक्षक बैठे हुए हैं और शिक्षण प्रशिक्षण वो दे रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि आने वाले समय में जशपुर को एक नई दिशा प्रदान करें। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चों को गणित की बेसिक जानकारी हो। मैं लगभग जितने भी डाइट में वो प्राचार्य में रहते हुए मैं जितने भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में उनका विजिट मेरे द्वारा किया गया है, और मुझको मैं आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 10वीं के बच्चों को कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र नहीं पता रहता है, मेथिल अल्कोहल का सूत्र नहीं पता रहता है, अकबर का शासनकाल कब से कब तक का पता नहीं रहता है। अंग्रेजी में आपको जान करके आश्चर्य होगा 10वीं और 12वीं के बच्चों को एरोप्लेन की स्पेलिंग नहीं जानता है। और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। दैट इज बिल्कुल, मैं बहुत आश्चर्य के साथ में कह सकता हूं कि ये कैसे होता है। यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमको बच्चों को बनाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, वो इस तरीके से बढ़ाना है कि उनको विषय का प्रारंभिक ज्ञान हो, जिसके ऊपर में वो अपने भवन को खड़ा कर सकें। और यहाँ पर जितने भी शिक्षक बैठे हुए हैं जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, वो आज एक प्रण भी लेंगे कि हम अपने बच्चों को
वास्तव में जैसी शिक्षा हमको देनी चाहिए और जो हमारा दायित्व है, हम शिक्षकों का दायित्व है। मुझको यह बोलते हुए रक्षित सर भी यहाँ बैठे हुए हैं, प्राचार्य के पद पे रहते हुए वो क्लास में जाते हैं और हिस्ट्री की क्लास में जब वो पढ़ाते हैं तो बाहर का दूसरे सब्जेक्ट का स्टूडेंट उनकी हिस्ट्री के वक्तव्य को सुनने के लिए अंदर आ जाता है। That is the imagination of a teacher। एक शिक्षक की बहुत बड़ी उपलब्धता ये होती है कि वो किस प्रकार से अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है, किस प्रकार से पढ़ा रहा है, क्लास में उसकी जो पोजीशन है, जो वहां पर वो अभिव्यक्त करता है, वो अभिव्यक्ति उसकी किस प्रकार की है। ऐसे प्रोफेसर जब पढ़ाते हैं तो उनको दोबारा जाने के पश्चात पुस्तक को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं ऐसे बहुत सारे शिक्षकों को जानता हूं जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा था, जो पढ़ाते थे तो उनका एक एक शब्द जो है बिल्कुल एक पंक्ति की तरह और एक इमेज की तरह उनके मस्तिष्क में जो है वो जाकर के बैठ जाता है। हम उन सर को आज भी याद करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको ऐसी शिक्षा दी है, ऐसा बताया है। मैंने भी अपने जीवन में जब भी मैं एज ए लेक्चरर मैंने काम किया है और एज ए प्रिंसिपल मैंने काम किया है और एज ए डाइट प्रिंसिपल भी अभी मैं काम करूंगा, तो मैं निश्चित रूप से क्लास नहीं छोड़ूंगा। क्लास में जाकर के पढ़ाना मुझको बहुत अच्छा लगता है। अकादमिक क्षेत्र है, भले ही हम डाइट प्रिंसिपल में हो, डीओ बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन जो हमारा अकादमिक क्षेत्र है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके अगर ब्लॉक में मैं गया हूँ, उनके स्कूल में मैं गया हूँ, तो निश्चित रूप से उनकी एक क्लास मैंने ली है। साइंस की है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे इंग्लिश की है, कोई भी क्लास हो, मैंने एक क्लास उस स्कूल में जाकर के दी। तो यहाँ पर प्रत्येक शिक्षक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी क्लास को मिस न करें। मैंने अपने जीवन में अगर मेरी एक क्लास अगर मिस हो जाती थी प्रशासनिक कारणों की वजह से, तो मैं उसको उस क्लास को जाकर शाम को लेता, एक्स्ट्रा क्लास के रूप में लेता, लेकिन लेता था। और बच्चे जो हैं, बच्चे उन्हीं शिक्षकों को पसंद करते हैं जो शिक्षक पढ़ाते हैं। उन्हीं शिक्षकों को सम्मान मिलता है जो शिक्षक वास्तव में पढ़ाई का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो टीचर नहीं पढ़ाते और वो टीचर अगर रास्ते से निकलते हैं तो बच्चे जो काम कर रहे हैं वो करते रहते हैं, वैसे ही बैठे रहते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ाते हैं और आप उस रास्ते से निकलेंगे तो बच्चे अपने आप खड़े हो जाते हैं। ये ऑनर होता है एक शिक्षक का। और मैं चाहता हूं कि आप सभी को, जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके बच्चे हैं, इसी तरीके से याद करें, इसी तरीके से पहचानें। अंत मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दो अंग्रेजी के जो दो पंक्तियां हैं इंग्लिश के एक ऑथर की हैं, करेक्टर इज नॉट रेडीमेड। जो आप अपना चरित्र बनाते हैं, अपनी आदतें बनाते हैं, वो रेडीमेड नहीं होता, बनाया हुआ नहीं होता। करेक्टर इज नॉट रेडीमेड, इट इज क्रिएटेड विथ बीट बाय बीट एंड डे बाय डे। ये बनता है आपका प्रति सेकंड, प्रति मिनट जो आप काम करते हैं और प्रतिदिन जो आप बिताते हैं, इस प्रकार के कार्यों के साथ में आप बिताते हैं, उसके साथ में आपका समाज में एक चित्रण होता है, जशपुर में एक चित्रण होता है। जहाँ के भी आप टीचर हैं, पत्थल गांव के, फुलपुरी के, वहां पर एक चित्रण होता है कि ये शिक्षक है जो कि एक आइडेंटिटी अपनी रखता है, एक अपनी पहचान रखता है। आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए, लोग आपको सराहें, चाहे आप किसी भी स्तर पे हो, कहीं पर भी हो, आप अपनी पहचान बनाइए। और आपकी पहचान बनेगी आपकी विद्वता से। आपके स्कूल में आप किस प्रकार से आप पढ़ाते हैं, किस प्रकार से आप अपना चरित्र बच्चों के सामने में बना रहे हैं। अगर आप बच्चों को जा करके एग्जाम में, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं कल मेरी पोस्टिंग थी एक समय सुकमा में एज ए लेक्चरर, और मैं कोल्टा में केंद्राध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुआ। बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था कोल्टा, जो कि बिल्कुल साउथ से बड़ा हुआ है। और वहां पर मैं, और जब मैं सुकमा से आ गया, सुकमा से आने के बाद फिर मैं एक बार अपने किसी काम से सुकमा गया था, 2-3 साल के बाद कुछ ऑफिशियल काम था, तो वहां से लौट रहा था। तो लौटते समय मेरे को सीट नहीं मिली थी। बोले कि सर वो छिंदगढ़ के पास में या कहीं पर सीट खाली होगी तो फिर आपको हम सीट दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं खड़ा था।
बीच में खड़ा हो गया था हाथ को पकड़ के। तो पीछे से एक लड़का आता है और वो लड़का आकर के बोलता है कि सर आप जो है मेरी सीट पे बैठ जाइए। मैंने कहा कि क्यों, तुम बैठो, मैं आगे में बैठ जाऊँगा। नहीं सर आप बैठ जाइए। तो मैं बैठ गया, वो लड़का मेरे बगल में ही खड़ा हो गया। मैंने कहा थोड़ा सा खिसक के मैं बोला तुम भी यहीं पर बैठ जाओ। वो भी बैठ गया। बोला कि तुम मेरे को कैसे पहचानते हो? तो उसने कहा कि सर जब आप केंद्राध्यक्ष थे यहाँ पर 1996 में, 1997 में, तो आपने मेरी नकल पकड़ी थी। आपने मेरी चीट पकड़ी थी और मैं उस साल सप्लीमेंट्री आ गया था, फिर परीक्षा नहीं दिया मैं। और दूसरे साल फिर मेरे पिताजी ने कहा कि तुम जो है अपने आप पास हो और पास होकर के दिखाओ। तो सर मैं उस साल में साल भर मेहनत किया और 12वीं में सर मैं 72% लाया। और सर अगर आप नकल नहीं पकड़ते मेरी तो मैं आज मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हूँ। ये था सम्मान कि मैंने उसकी नकल पकड़ी। वो मेरे को बिल्कुल दुश्मनी की निगाह से देख सकता था, लेकिन उसने नहीं देखा। उसका सोचने का तरीका जो था वो दूसरा था। बाकी आप लोग समझदार हैं, अच्छे हैं, अपने शिक्षकी पेशे को अच्छे से निभाइए और आने वाले समय में आप सभी बहुत प्रसिद्ध होंगे और आने वाले समय में जशपुर जिला आपको एक बहुत ही अच्छे शिक्षक के रूप में याद करेगा, पहचान देगा। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथ ही चौकसे ग्रुप को मैं धन्यवाद देता हूँ, वो यहाँ पर आए और हमारे शिक्षकों को प्रोत्साहित किया। हम तो हमारे दो के सिद्धांत वाक्य का अक्षरता पालन करने के बाद कभी अभिभावक सोचता था कि एक मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए और दूसरा बच्चा अगर डॉक्टर बन जाए तो मेरा इस पृथ्वी में जन्म देना सार्थक होगा। कभी कभी दुखी हो जाता। मैं हमारे फैकल्टी से पूछता हूं कि भाई आप तो रेगुलर हैं, ये जो 3 मास्टर हैं गेस्ट टीचर, ये जो गेस्ट टीचर 3 लोग हैं, एक तो शिवरी नारायण का है, एक तो बिलासपुर का है और एक तो रायपुर का है। और जशपुर में आपका MSc कब से चल रहा है? तो 1990 से। तो हमारे यहाँ का क्या करेगा बच्चा? ताली बजाएगा या गाना गाएगा कि हम होंगे कामयाब एक दिन। इसका मतलब है हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो उत्पादन है वो मार्केट में जा रहा है और इसको खरीदने वाला इस चिंतन के आपको चलता। आप अच्छे शिक्षक हैं, आपसे बच्चा पूछता है कि सर 12वीं के बाद मैं कहाँ जाऊं? पूछता है। आपको नाम ढूंढना चाहिए कि बेटा तुम इंदौर भोपाल IIT में नहीं जा पाओगे या नहीं होता है तो आप अपने तरफ से कॉलेज बिलासपुर का भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं हमारे यहाँ के बच्चों को जानकारी है और जानकारी न होने के पीछे कारण यह है कि हम ही लोग नहीं जानते, हम ही लोग नहीं जानते। आज जशपुर में जिले में बहुत सारे कॉलेज हैं जहां PGDCA की क्लासेस करती हैं। एक कॉलेज में फीस है 20,000
दूसरे कॉलेज में फीस है 15,000, तीसरे कॉलेज में फीस है 12,000। पर हमारा कॉलेज का प्रोफेसर बच्चों को नहीं बता पाता है कि हम एनएस कॉलेज में बच्चों को फ्री में पीजीडीसीए करते हैं। कारण क्या है कि हम बच्चे से 6,000 मार्क्स देंगे और जिस दिन उसको स्कॉलरशिप मिलेगा उस दिन ट्राइबल डिपार्टमेंट 6,000 रुपया उसको वापस करेंगे। तो भाई हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम बच्चे को नहीं बनाएंगे। डॉक्टर यादव जी आए, थॉमस जी आए, निश्चित रूप से अपने संस्था के 50% जी आए हैं। अब एक अच्छी बात होता है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जब डाउनफॉल होने लगा, कोविड के कारण उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी एक अराजक की स्थिति निर्मित हुई। वैसे में बहुत सारे कॉलेज बन गए, बहुत है, पर इनके कॉलेज में ग्राफ से पता चलता है कि दिन प्रतिदिन जो है छात्रों की संख्या बढ़ते है। अभिभावक भी हैं, आपसे बच्चा अपेक्षा करेगा, आपसे बच्चा पूछेगा, आपके अभिभावक, बच्चे के अभिभावक आपसे पूछेंगे कि सर कहाँ हमारे बच्चे को भेजे और क्या। उत्कृष्ट शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी देना जो है आवश्यक है। क्योंकि हम अब तो थकिए गया हूँ मैं, 4 महीना मेरा बच्चा है। कल मैं देख रहा था ऐसे घूमते घामते चला गया परीक्षा में, तो रोल नंबर ऊपर में लिखा है अंकों में और नीचे लिखा है अंकों में लिख दिया जो अंक ई के मान करके ऊपर लगाते हैं। ये भाई कहाँ है? तो हम लोग को मात्र पढ़ाना ही नहीं, हमें उनको मार्गदर्शन भी देना है। सिद्धि जी का अच्छा बताया कि सुषमा में एक जन का नकल पकड़े तो कितना चेंज हो गया। मैं भी एनएस कॉलेज में एक छोटा नकल पकड़ दिया तथाकथित का, उसका यहाँ सैलून दुकान है। तो जाते जाते वो लड़का मेरे को कहा मैं देख लूंगा, तो मैं बोले जहाँ बोलो मैं आ जाता हूँ। संयोग से 3 दिन बाद कटिंग करवाने उसके सैलून में चला गया, तो बाप बेटा दोनों था। बेटा बाप जो है उस सदा को चोक करते हुए मेरे को कहा कि भैया तुम्हें मोर बेटा का नकल के बनाई रहे। मैं बोला बाल काटने की जगह वो गला को काट दिया। उसके बाद उसके दुकान आज तक मैं नहीं गया। हम लोग प्रमाण पत्र और आप सबके सम्मान में जो कार्यक्रम होना उसको आरंभ करते हैं। मैं सबसे पहले